So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने वेक्टर कैलकुलस फिनिश किया था, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपके पास थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए अबाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में. सो हेडिंग यहाँ पर लिखा गया है प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी से पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है. दोनों ही एक तरीके से अरेंजमेंट यहां पर है, लेकिन एक अरेंजमेंट ऐसा है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा अरेंजमेंट ऐसा है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता. तो जो फर्स्ट पार्ट है परमुटेशन, सो आप कहेंगे द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट in which order of arrangement is important known as permutation. Known as permutation. देखिए सेकंड कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर कॉम्बिनेशन की हम लोग चर्चा करें तो हम कहेंगे द अरेंजमेंट अच्छा ओके. बेसिकली मैं ये तो भूल ही गया कि आज तो मंडे है. आज मैथमेटिक्स नहीं, आज हमें थ्योरी ऑफ मशीन डील करना है. एक बार जरा बताइए, शेड्यूल में थ्योरी ऑफ मशीन लिखा हुआ है ना? पवन, हाँ, अरे 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 अरे, आज तो थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग डील करेंगे. ये सब डील नहीं करेंगे, ये तो वेडनेसडे को डील करना है जब सिविल वाले स्टूडेंट्स भी साथ में रहेंगे. बड़ी समस्या है. चलो एक बार बताएंगे स्टूडेंट्स, लास्ट थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास जो 5 दिन पहले हुई थी उसमें क्या पढ़ा दिया था मैंने? अब तुम लोग पढ़ भी रहे थे, बोल भी नहीं रहे थे सर आज टॉम पढ़ना है. लास्ट जो थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेरे ख्याल से फ्लाईव्हील कंप्लीट कर लिया था. फ्लाईव्हील एंड पंचिंग प्रेस हम लोगों ने कंप्लीट किया होगा, है ना? तो देखिए फ्लाईव्हील एंड पंचिंग प्रेस कंप्लीट करने के बाद में एक ऑप्शन तो ये है कि हम लोग गवर्नर पढ़ ले, एक ऑप्शन ये है कि हम लोग गियर पढ़ ले. तो बेसिकली गवर्नर से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है थ्रू आउट. अगर आप पूरी कहानी देखोगे ना तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, और गियर से बहुत सारी चीजें पूछी गई है. तो आप जो कहेंगे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे ख्याल से गियर स्टार्ट कर दें. हालांकि सीक्वेंस के हिसाब से फ्लाईव्हील अगर आपने पढ़ा है तो अब आप गवर्नर पढ़ना चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से. बाकी सीक्वेंस तो आप देखते हैं कि कॉम एक अलग सेमेस्टर में आता है, डॉम एक अलग सेमेस्टर में आता है. हमने दोनों को मिक्स करके यहाँ पर पढ़ा है. तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन इज, हाँ, कि हम लोग यहाँ से गियर एंड गियर ट्रेन पर अब मूव करें. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है गियर एंड गियर ट्रेन.
गियर एंड गियर ट्रेन। तो देखिए गियर एंड गियर ट्रेन की क्या कहानी है, कैसे हम लोग इसके अंदर आगे डील करेंगे। बेसिकली हम लोग सबसे पहले गियर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद गियर ट्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो गियर और गियर ट्रेन वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे गियर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गियर के ऊपर। गियर क्यों काम में लिए जाते हैं, क्या काम होता है, क्या एप्लीकेशन होता है गियर का, तो हम बताते हैं यहां पर। गियर्स आर जनरली used to transmit power between two shafts or one shaft and another slide. सो बेसिकली ये गियर का मेन पर्पस होता है। सो गियर का मेन पर्पस क्या होता है, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करना, या फिर एक शाफ्ट से दूसरी स्लाइड में, एक शाफ्ट से दूसरी स्लाइड का मतलब होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, उसमें पावर ट्रांसमिट करना। अभी गियर आया कैसे, एक्चुअल में पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहले हमने यहां पर यूज किया फ्रिक्शन डिस्क को। पावर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने यहां पर फ्रिक्शन डिस्क की चर्चा की। ये हमारे पास में एक डिस्क अवेलेबल है, ये दूसरे डिस्क अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें यहां पर पिन की, तो ये आपके पास में मान लीजिए एक फ्रिक्शन डिस्क है जिसकी स्पीड ओमेगा 1 है, रेडियस R1 है। ओमेगा 2 है, रेडियस R2 है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो दोनों का एक एक पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है। मैंने मान लिया इसका ये जो पॉइंट है ये है A, इसका ये जो पॉइंट है ये है B, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। हमने कहा सर किसी एक को इस शाफ्ट पे लगा रखा, अगर इसको इनपुट देंगे, इसको अगर इनपुट देंगे ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये फ्रिक्शन डिस्क रोटेट करेगी, जिसकी वजह से आपकी दूसरे फ्रिक्शन डिस्क भी रोटेट करेगी। बट ड्यूरिंग द रोटेशन अगर आप देखें इस पॉइंट ए की वेलोसिटी अगर आप VA मानते हैं और पॉइंट बी की वेलोसिटी अगर आप VB मानते हैं, तो किसी भी कंडीशन में अगर आप ऐसा बोलते हैं कि सर VA ज्यादा है VB से, तो इसका मतलब A पॉइंट जल्दी भागेगा B पॉइंट के कंपैरिजन में, तो दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगी। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि सर VB ज्यादा है VA से, तो B आगे चला जाएगा, A पीछे रह जाएगा, फिर से स्लाइडिंग होगी। तो परफेक्ट पावर ट्रांसमिशन के लिए वेलोसिटी ऑफ A इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ B होना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन जब फ्रिक्शन डिस्क में पावर ट्रांसमिशन होता है तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ A इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ B होना चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ A इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ B। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ A की, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ A की, तो वेलोसिटी ऑफ A को दिया जाएगा ओमेगा 1 R1। देखो इसका ओमेगा और इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से ओमेगा 2 R2, ओमेगा 2 R2। यहां से एक बड़ा ही प्यारा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, विच इज ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n बाई 60 होता है। तो इसका मतलब ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 को आप n1 डिवाइडेड बाय n2 भी बोल सकते हैं। R2 बाय R1 को आप यहां पर D2 डिवाइडेड बाय D1 भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास में फ्रिक्शन डिस्क के केस में एक छोटा सा रिजल्ट आ रहा है जो आप ध्यान रखेंगे। जब गियर पे हम लोग पहुंच जाएंगे तब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। लेकिन इतनी बात आप सभी लोग बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सर अगर हम लोग यहाँ पर स्पीड को बढ़ाते हैं तो दोनों डिस्क के बीच में स्लिप स्लाइडिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर जब मीडियम स्लो स्पीड पर आप बात कर रहे हैं तब तो एक डिस्क को घुमाएंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन दूसरी रोटेट करेगी, लेकिन जब आप हायर स्पीड पर बात करेंगे तो एक डिस्क जैसे स्पीड से रोटेट करेंगे दूसरी वहां पर क्या करने लग जाएगी, स्लाइड करने लग जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप इसको स्लो स्पीड के ऊपर ही काम में लें। लेकिन वो ड्राइव्स जिनके अंदर आपको स्लिप फिनोमिना देखने को मिलता है, एक्चुअल में उनको बोला जाता है नेगेटिव ड्राइव। तो मैं एक बार इस बात को मेंशन कर देता हूं यहां पर। सो व्हाट इज नेगेटिव ड्राइव? नेगेटिव ड्राइव, तो आप कहेंगे यहां पर ड्राइव इन विच स्लिप स्लिप phenomena occurs known as negative drive, known as negative drive. For example, friction disk, बेल्ट एंड ड्राइव। इसी तरह से एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव ड्राइव। ड्राइव in which slip phenomena absent, known as positive drive. For example, gears. फॉर एग्जाम्पल गियर्स। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं इस बात को, जब बेसिकली सभी लोग ध्यान से समझना, जब आपके पास में किसी ड्राइवर की वजह से ड्रिवन में पावर जा रही है और वहां पर स्लिप फिनोमिना आ रहा है तो उसको आप नेगेटिव ड्राइव बोलेंगे। अगर वहां स्लिप फिनोमिना एब्सेंट हो गया तो उसे आप पॉजिटिव ड्राइव बोलेंगे। अगर स्लिप फिनोमिना आता है तो ऐसे कंडीशन में पावर लॉसेस होंगे तो उसको हम लोग नेगेटिव ड्राइव में, हमें ऐसी ड्राइव नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, कभी नहीं चाहिए। लाइक अगर आप एक परफेक्ट ड्राइव की साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चाहिए। तो हमने बोला सर इस डिस्क के अंदर स्लिप हो रहा है, इस वजह से आप इसके ऊपर टीथ बना दो तो वो टीथ एक दूसरे में से फंस जाएंगे तो उसके बीच का जो स्लिप होने वाला फिनोमिना होगा ना वो धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगा। तो वहां से गियर का आइडिया आपके सामने आता है और उसको आपने किस कैटेगरी के अंदर रखा है, पॉजिटिव ड्राइव के अंदर रखा है। तो मेरे ख्याल से कैसे फ्रिक्शन डिस्क से आप गियर की साइड अप्रोच कर रहे हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और मुझे 10 सेकंड दो। चलिए मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। ओके सो मूव करते हैं आगे। सो पॉजिटिव ड्राइव और नेगेटिव ड्राइव का क्या फंडा है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो आपने कहा कि सर बेसिकली फ्रिक्शन डिस्क पर गियर टीथ जो हम बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, ये आइडिया आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ने के लिए कि कैसे टीथ बनाए जाएंगे, क्या आपके स्टैंडर्ड्स रहेंगे उन टीथ के लिए, उसके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है आपके पास में। इस बेसिक इंफॉर्मेशन में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से गियर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स।
क्या क्या टर्मिनोलॉजी में आगे यूज करने वाला हूं, ये सब पहले पढ़ना पड़ता है, ताकि जब आगे आप स्टडी करें तो वो टर्मिनोलॉजी बार बार आपको परेशान ना करे कि सर ये आपने क्या टर्म यूज किया, या आपने क्या टर्म यूज किया, क्यों यूज किया है। इसलिए पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, देन हम लोग स्टडी करेंगे गियर टर्मिनोलॉजी, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि गियर टीथ कैसे होने चाहिए, ऐसे टीथ होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ से आने वाला है हमारे सामने, वो है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं गियर क्लासिफिकेशन की, तो अब देखिए गियर क्लासिफिकेशन आपके पास में कितना टाइप का होता है। तो अगर आप किसी भी क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने आता है वही आता है कि सर आप किस स्टैंडर्ड के बेसिस पर उस क्लासिफिकेशन को लिख रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के बेसिस पर उस क्लासिफिकेशन को लिख रहे हैं। तो मैं जो सबसे पहला स्टैंडर्ड ले रहा हूं वो है मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट एक्सिस। शाफ्ट एक्सिस के बेसिस पर मैं क्लासिफिकेशन यहां पर कर रहा हूं। अब शाफ्ट एक्सिस के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो जो आपके गियर्स होने वाले हैं वो कितने टाइप के होने वाले हैं, जरा देखिए। सबसे पहली कैटेगरी व्हेन टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू shaft axis, parallel to shaft axis, when teeth are straight and parallel to shaft axis। कैसे होंगे, देखिए ये एक गियर का शाफ्ट एक्सिस, ये दूसरे गियर का शाफ्ट एक्सिस। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो गियर है वो कैसा दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट गियर है और ये आपके पास में सेकंड गियर है, और इनके ऊपर जो टीथ आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली टीथ हो गए। ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक ये बनाएंगे नहीं तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सो ये टीथ आपके पास में स्ट्रेट और शार्प एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह के गियर्स को हम लोग बोलते हैं स्पर गियर्स। इस तरह के जो गियर्स है उनको क्या बोला जाता है, स्पर गियर। अगर ये रोटेट करेगा तो बेसिकली इसकी वजह से ये रोटेट करेगा। ये जो गियर्स है इन गियर्स को क्या बोला जाता है, स्पर गियर। इनकी खास बात क्या है कि अगर आप देखेंगे इस जगह पर, अगर आप देखेंगे इस जगह पर, तो एक पूरा बड़ा सा टीथ आके इसके टीथ पर गिरेगा जिससे कि ये वाला गियर रोटेट करने वाला है। तो यहां पर जो लोड आया दूसरे गियर के टीथ के ऊपर वो सडन लोड आया, बहुत ज्यादा फोर्स अचानक से उसके ऊपर आके गिरा। एक होती है आपके पास में इंपैक्ट लोडिंग, एक होती है आपके पास में ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग मतलब धीरे धीरे आपके ऊपर लोड बढ़ाना, इंपैक्ट मतलब सडनली अचानक से लोड आ गया उसके ऊपर बहुत ज्यादा। सो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला सर, हमें इसके अंदर देखने को मिला इंपैक्ट लोडिंग। अगर इंपैक्ट लोडिंग आपको देखने को मिलेगी तो पहला पॉइंट कि सर उसके ऊपर टीथ आके गिरेगा तो ऑफ कोर्स एक नॉइस डेवलप होने वाली है, और बार बार पहला टीथ फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ये एंगेजमेंट बार बार होते रहेंगे जिसकी वजह से क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पर, वाइब्रेशन दिखाई देगा। नॉइस एंड वाइब्रेशन इस तरह के गियर्स में ज्यादा आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह के गियर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन एट लो स्पीड, यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन एट लो स्पीड। क्लियर। सो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ लो स्पीड पर पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं, क्योंकि हाई स्पीड पर अगर टीथ एक दूसरे पे गिरने लगे तो मे भी हो सकता है उसके अंदर कोई मैकेनिकल फेलियर भी आपको देखने को मिले।
इस तरह के गियर्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्पर गियर्स। सेकंड, व्हेन teeth are straight and inclined to shaft axis। टीथ आपके पास में स्ट्रेट है और शाफ्ट एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड भी है। अब कैसे रहे होंगे, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सो ये शाफ्ट एक्सिस है, ये दूसरे गियर का शाफ्ट एक्सिस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये आपके पास में पहला गियर है और ये आ गया सेकंड गियर। सो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पर जो टीथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है आपके पास में, देखो इस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये बहुत सारे टीथ हमने बना दिए। सो मेरे ख्याल से जो पॉइंट मैंने लिखा था वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कैसे टीथ स्ट्रेट और इंक्लाइंड है वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो जब टीथ आपके पास में स्ट्रेट है और इंक्लाइंड है, ये देखिए, अगर ये ऐसे घूम रहा होगा तो ये ऐसे घूम रहा होगा, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि सर इस बार जो एंगेजमेंट है वो सडन एंगेजमेंट, इंपैक्ट लोडिंग आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंगेजमेंट हो रहा है वो देखिए कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, मतलब ग्रेजुअल एंगेजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअल लोडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब ग्रेजुअल लोडिंग यहाँ पर आएगी तो कोई भी इंपैक्ट फोर्स आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के जो गियर्स हैं उनको आप बोलते हैं हेलिकल गियर्स, हेलिकल गियर। सो हेलिकल गियर के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ग्रेजुअल लोडिंग, और ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग है तो बेसिकली इस कंडीशन में कोई खास नॉइस एंड वाइब्रेशन डेवलप नहीं होगा। लेकिन एक और नई समस्या आपके सामने आ सकती है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक टीथ है, ये गियर रोटेट कर रहा है तो इसका एक टीथ आके इसको रोटेशन के लिए पुश कर रहा है, तो एक नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के ऊपर वो लगाएगा। जब नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के ऊपर लगाएगा तो इसके दो कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ दिस गियर। इस गियर को रोटेट करवाने का काम करने वाला ये कंपोनेंट। लेकिन ये कंपोनेंट क्या करता है, यहाँ पर एक एक्सियल थ्रस्ट डेवलप कर देता है, और आप बोल सकते हो कि एक साइड थ्रस्ट डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है ना इधर की साइड एक फोर्स महसूस करता है, बियरिंग के ऊपर एक फोर्स महसूस किया जाता है। सो ये इस तरह के गियर्स की एक कमी है, जिसको दूर करने के लिए फिर हम लोगों ने तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई, विच इज डबल हेलिकल गियर्स। एक्चुअली डबल हेलिकल मतलब यहाँ पर दो हेलिकल गियर से एक गियर आपको डिजाइन होता हुआ दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से, एक ही गियर बना लेते हैं, बार बार सारे गियर बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक ही गियर में डिजाइन कर रहा हूं यहाँ पर। ये आपके पास में बेसिकली एक डबल हेलिकल गियर है। सो बेसिकली इस डबल हेलिकल गियर के अंदर क्या होगा, जब नीचे वाला गियर रोटेट करेगा तो वो इसकी सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल,
और इधर भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये जो आपके पास में फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कंपोनेंट्स जो है ये मिलकर क्या करने वाले हैं, इस गियर को रोटेट करवाने वाले हैं। सो ये तो रोटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो साइड थ्रस्ट है वो यहां से गायब हो जाती है। तो आप क्या बोलेंगे इसके अंदर, नो साइड थ्रस्ट। लेकिन ये गियर्स काफी कॉस्टली होते हैं, क्लियर है। इसलिए ऐसा नहीं कि लाइक ये आपको बेस्ट दिखाई दे रहा है तो सब जगह यही यूज करना, जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना उस लेवल का गियर ही काम में लिया जाता है। अननेसेसरी किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में आप कॉस्टिंग बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जहां आपने कॉस्टिंग बढ़ाई वही मार्केट में उसका एक नेगेटिव पॉइंट सामने आ जाता है कि इस कॉस्ट का जो बेनिफिट वगैरह है या फिर बोल सकते हैं जो एप्लीकेशन वो इतना नहीं है जितना इसकी कॉस्टिंग है। और हो सकता है मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐसा आ जाए जिसका एप्लीकेशन, जिसका काम ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो, इसलिए अननेसेसरी कभी भी कॉस्टिंग नहीं बढ़ाई जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सो आपको ये चीज देखना है कि ये जो गियर की आप चर्चा कर रहे हैं इसके लिए आप बोलेंगे हाँ कोई साइड थ्रस्ट नहीं है, नॉइस एंड वाइब्रेशन कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जरूरी पॉइंट ये है कि सर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। इसलिए जहां बहुत ज्यादा जरूरी होती है वहां पर ही आप इस तरह के गियर्स को यूज में लेते हो। जैसे क्रेन्स वगैरह के अंदर अगर मैं बात करूं, फार्मूला 1 रेसिंग कार्स, वहां पर इस तरह के गियर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि क्या स्पर गियर होता है, क्या हेलिकल गियर होता है और क्या डबल हेलिकल गियर होता है। मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। एक बार बोल दीजिए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके पास चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट एक्सिस, इन तीनों के अंदर अगर एक खास पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, शाफ्ट एक्सिस पैरेलल, शाफ्ट एक्सिस पैरेलल, शाफ्ट एक्सिस इसका भी पैरेलल आएगा। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन आप 1 2 3 4 लिख रहे हैं इसकी एक सब हेडिंग और आप मेंशन कर सकते हो, ए, व्हेन शाफ्ट थोड़ा सा इसको वेट, ये भी आ गया क्या? हम्म तो यहां पर आप एक हेडिंग लिख सकते हो, व्हेन शाफ्ट एक्सिस आर पैरेलल। ये तीनों बेसिकली इसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जाने वाले हैं। एक और पॉइंट जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो गियर्स है आप देख रहे हैं एक में इंक्लिनेशन इधर है एक में इंक्लिनेशन इधर है, इसे आप बोलते हैं लेफ्ट हैंड गियर। जिसमें इधर इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है इसे आप बोलते हैं राइट हैंड गियर। ओके, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे कैटेगरी नंबर बी, व्हेन shaft axis, when shaft axis are intersecting, shaft axis are intersecting। देखिए शाफ्ट एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती है तो ऐसे कंडीशन में लेट अस सपोज एक शाफ्ट एक्सिस आपको ऐसी दिखाई दे रही है, एक शाफ्ट एक्सिस आपको ऐसी दिखाई दे रही है। अब इस पे जो गियर्स है वो कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक गियर आपके पास में कुछ ऐसा है, दूसरा गियर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है,
क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि सर ये इसके टीथ हो गए। सो ये आपका गियर नंबर 1 है और ये आपका गियर नंबर 2 है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो शाफ्ट एक्सिस है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर। बेसिकली इस तरह के गियर्स को आप क्या बोलते हो? बेवल गियर्स। अगर आप इसको और क्लासिफाइड करना चाहो तो बेवल गियर्स को भी आप 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हो। बेवल गियर्स, इनको अगर आप 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड करना चाहो तो जो फर्स्ट कैटेगरी आपके सामने आने वाली है उसे हम बोलते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी आपके सामने आने वाली है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट बेवल गियर्स, जीरो बेवल गियर्स, हेलिकल और स्पाइरल बेवल गियर्स। तो यहां पर आएगा आपके पास में स्ट्रेट बेवल गियर्स। देखिए स्ट्रेट बेवल गियर्स का मतलब होता है जब दोनों शाफ्ट एक्सिस आपके पास में 90 डिग्री पर हो। नेक्स्ट इज जीरो बेवल गियर्स। जब जीरो बेवल गियर्स की आप बात करेंगे तो इसका मतलब है दोनों शाफ्ट एक्सिस के बीच में कोई एंगल आपको दिया गया हो जो 90 डिग्री के अलावा कुछ और लाइक 90 डिग्री से कम हो। फिर आता है आपके पास में हेलिकल और स्पाइरल बेवल गियर। इसका मतलब यह है कि आपके पास में जो टीथ रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे? हेलिकल, मतलब कर्व, थोड़ा हल्का फुल्का उसके अंदर आपको कर्व देखने को मिलेगा, स्पाइरल फॉर्म में देखने को मिलेगा। सो ये बेवल गियर की भी 3 कैटेगरी है। ये पॉइंट्स ज्यादातर हम देखते हैं कि ईएससी प्री एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। गेट एग्जाम एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल आपके लिए यहां से डिजाइन करता है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छे लेवल की चीजें डिस्कस करने की सोचते हैं और उसने 1 मार्क में बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें पूछ ली। इसलिए जरूरी है कि इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में सारी रहेगी तो बड़ी आसानी से 1 मार्क क्वेश्चन हो या 2 मार्क क्वेश्चन हो, बड़ी आसानी से आप वहां पर सॉल्व कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर एक तीसरे कैटेगरी के ऊपर। व्हेन शाफ्ट एक्सिस आर neither parallel neither parallel nor intersecting nor intersecting neither parallel nor intersecting neither parallel nor intersecting की अगर हम बात करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो एक बहुत प्यारा गियर होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। सो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं कैसा होता है ये। देखो बेसिकली इसे बोला जाता है वॉर्म और इसे बोला जाता है वॉर्म व्हील। इसे बोला जाता है वॉर्म और इसे बोला जाता है वॉर्म व्हील। ये जो वॉर्म है बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और ये कैसे रोटेट करता है? लेथ मशीन में आपने देखा होगा वैसे तो ये रोटेट करता हुआ ऐसे आगे जाता है। जब ये आगे जाएगा तो ये बेसिकली व्हील जो होता है ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा। तो जो व्हील है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जो आपका वॉर्म है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो फर्स्ट एक्सिस एंड सेकंड एक्सिस, बोथ एक्सिस आर एक्चुअली ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह के गियर्स को आप इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं।
तो अगर मैं बात करूं इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वर्म एंड वर्म व्हील। अगर आप देखें तो ये जो गियर्स होते हैं, ये हाई रिडक्शन रेशियो, हाई रिडक्शन वेलोसिटी रेशियो गियर्स होते हैं। इसमें वार्म नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तब जाके वार्म व्हील का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वेलोसिटी रेशियो रिड्यूस होती है। इसी में कुछ और आपके पास गियर होते हैं जिनको हम लोग स्पाइरल गियर भी बोल देते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। समटाइम्स हाइपर्ड गियर, ये कुछ टर्म्स है, ये कुछ गियर्स हैं, अगर इनके नाम देखने को मिले आपको तो बेसिकली आप उसे इस तीसरी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई है। फर्स्ट कैटेगरी अगर आप देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट कैटेगरी आपके पास में when teeth are straight, when shaft axes are parallel. Second category is when shaft axes are intersecting. Third category is neither parallel nor intersecting. So ये आपके पास में on the basis of shaft axis बात हो रही है। अब अगर हम लोग shaft axis से थोड़ा सा बाहर आ जाए, अब अगर हम लोग शाफ्ट एक्सिस से थोड़ा सा बाहर आ जाए और गियरिंग के ऊपर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग और मैशिंग, गियरिंग और मैशिंग के बेसिस पर अगर मैं बात करूं यहां पर, सो बेसिकली गियरिंग और मैशिंग के बेसिस पर आपके पास में दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी ये देखिए, ये आपके पास में एक गियर है और ये आपके पास में दूसरा गियर है। इस तरह से ये आपके पास में एक गियर है और ये आपके पास में दूसरा गियर है। सो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर इसमें? देखिए क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप यहाँ पर कि ये जो गियर है जिसको एक नंबर गियर बोला जा रहा है, ये दो नंबर गियर, एक नंबर गियर के बाहर की साइड टीथ है, दो नंबर गियर के बाहर की साइड टीथ है, दोनों मैशिंग में आ रहे हैं, इसलिए इस तरह की मैशिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल मैशिंग। एक्सटर्नल मैशिंग। ये अगर आपका एक नंबर है और ये दो नंबर, तो एक नंबर तो बाहर से और दो नंबर अंदर से मैशिंग में है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल मैशिंग। इंटरनल मैशिंग। एक्सटर्नल मैशिंग की खास बात क्या है कि जब इसके अंदर आपका एक नंबर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, तो ऑफ कोर्स जो दो नंबर होगा वो कैसे रोटेट करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है ना, वो अपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको एक नंबर क्लॉकवाइज तो दो नंबर भी क्लॉकवाइज, तो यहां पर आपको सेम सेंस ऑफ रोटेशन आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक बेसिकली नोट है जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, हालांकि यहां तो दो ही कैटेगरी होती है, लेकिन नोट में हम एक और कैटेगरी लिखेंगे जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड गियर्स। कंपाउंड गियर। सो ये कंपाउंड गियर क्या होते हैं? देखिए, जब कभी भी आप एक शाफ्ट के ऊपर दो गियर लगा रहे हैं, लाइक एक गियर आपने इस साइड लगा दिया, एक गियर आपने इस साइड लगा दिया, सो अब शाफ्ट तो आपके पास में एक ही है। शाफ्ट अगर एक ही है तो दोनों गियर की स्पीड क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। इस तरह के गियर्स को आप बोलते हैं कंपाउंड गियर्स। तो कंपाउंड गियर्स क्या है यहां पर? गियर्स कनेक्टेड ऑन सेम शाफ्ट is known as कंपाउंड गियर। नोन एज कंपाउंड गियर। यहां पर ये भी लिख सकते हो आप, स्पीड ऑफ कंपाउंड गियर्स always
will always equal। तो ये आपका दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग और मैशिंग। इसी तरीके से अगर आप बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, तो यहां पर भी आप तीन कैटेगरी बना सकते हैं। पहली कैटेगरी हाई स्पीड, दूसरी कैटेगरी मीडियम स्पीड, तीसरी कैटेगरी लो स्पीड। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कुछ खास काम का है, क्योंकि कैटेगरी सबको पता है स्पीड के बेसिस पे लो, मीडियम और हाई स्पीड, ये किसी खास काम का नहीं है। लेकिन ये दो कैटेगरी जो है, इसमें भी खासकर जो फर्स्ट कैटेगरी आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट एक्सिस, वो ईएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गेट बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करता है, और उस डिजाइन तक पहुंचने के लिए आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपको गियर के अंदर थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जो अभी हम धीरे धीरे यहाँ पर कंसीडर करेंगे। लेकिन आप लोग बताइए, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? चलिए, सो मूव करते हैं यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज गियर टर्मिनोलॉजी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गियर टर्मिनोलॉजी। सो गियर टर्मिनोलॉजी में बेसिकली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, सुना होगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जरा देखते हैं ध्यान से। कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसमें अगर मैं बात करूं, मैं कर्व नहीं बनता यार, चलो खुद ही बना लेते हैं अपन। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर गियर टर्मिनोलॉजी की, तो देखो किस तरीके का होता है ये। थोड़ा सा ज्योमेट्री पर गियर के अंदर काफी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विदाउट ज्योमेट्री आप गियर को फील नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये एक गियर में इसके ऊपर बना रहा हूँ, टीथ बना रहा हूँ, सॉरी। देखिए, ये आपके पास में दो टीथ मैंने बना दिए इसके ऊपर। अब थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, जो शायद आप लोग जानते भी होंगे। ये जो आपके पास में सर्कल दिखाई दे रहा है, जो आउटर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे बोला जाता है अडेंडम गियर, अडेंडम सर्कल। इसके बाद में जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली उसे बोला जाता है पिच सर्कल। अब ये जो दो सर्किल आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक सर्किल तो ये है और एक सर्किल ये है। ये जो सबसे नीचे वाला सर्किल है, इसको आप बोलते हैं डेडेंडम सर्कल। इससे ऊपर वाला सर्किल जो होता है ना, इसे बोला जाता है क्लियरेंस सर्किल। ये जो क्लियरेंस सर्किल है, ये एक्चुअल में डेडेंडम से एक क्लियरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, इसे बोलते हैं क्लियरेंस। ये क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है, इसका मेन कारण ये होता है कि जब सर जब सामने वाले गियर से कोई टीथ आपको
यहां मैशिंग में दिखाई देगा। तो अगर वो इसके बेस तक डेडेंडम सर्कल तक पहुंच गया तो गियर्स के लॉक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसलिए इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही पहुंचाया जाता है, ये गैप रखा जाता है। यहां पर ये जो क्लियरेंस दिया जाता है ये इसलिए दिया जाता है कि सामने वाले गियर का, इसे बोलते हैं टॉप लैंड, हमारे गियर के बॉटम लैंड के कांटेक्ट में नहीं आए, हल्का सा वहां पर गैप रहे जिससे कि गियर स्मूथली रन कर सके। तो बेसिकली क्लियरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। उस क्लियरेंस को लेके जो सर्किल बनाया जाएगा, बेसिकली उसी सर्किल को आप क्या बोलते हो, क्लियरेंस सर्किल। अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पर। इसे इसे आप बोलते हैं टॉप लैंड। तो ऑफकोर्स इसे आप क्या बोलने वाले हैं, बॉटम लैंड। एक बन गया आपके पास में टॉप लैंड, एक बन गया आपके पास में बॉटम लैंड। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस होती है अडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच की डिस्टेंस, इसे बोला जाता है अडेंडम। और ये जो सर्कल होता, ये जो डिस्टेंस होती है डेडेंडम, डेडेंडम को आप रूट सर्कल भी बोलते हो, रूट सर्किल भी बोलते हो। ये जो डिस्टेंस होती है बिटवीन डेडेंडम एंड पिच सर्कल, इसको बोला जाता है डेडेंडम। बेसिकली ये जो कंप्लीट डिस्टेंस आप देख पा रहे हो इसे बोला जाता है टोटल डेप्थ। इसमें से क्लियरेंस को छोड़कर जो डेप्थ बच रही है उसे बोला जाता है वर्किंग डेप्थ। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट डेप्थ, इसमें से पिच सर्कल से ऊपर वाली जो टूथ की हाइट होती है उसको बोला जाता है फेस, और पिच सर्कल से नीचे जो टूथ आपको दिखाई दे रहा है उस पार्ट को बोला जाता है फ्लैंक। अगर आप यहां पर, अगर आप यहां पर टूथ के ऊपर कोई पॉइंट मार्क कर देते हो, नेक्स्ट टूथ पर कॉरस्पॉन्डिंग उसी जगह पर कोई पॉइंट मार्क कर देते हो, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना यहां से लेकर यहां तक की, इसको बोला जाता है सर्कुलर पिच। इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर पिच। इनसे रिगार्डिंग कुछ बेसिक रिलेशंस भी हमारे पास में होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सर्कुलर पिच का क्या फॉर्मूला होता है, ये है आपके पास में, पीसी कौन है, इसे बोलते हैं सर्कुलर पिच। सो पीसी इक्वल्स टू, हम लोग यहां पर प्रोवाइड करवाते हैं पाई डी बाय टी, डी फॉर डायमीटर, टी फॉर नंबर ऑफ टीथ। ध्यान रखना, आप जिस गियर का डायमीटर लोगे ना उसी गियर के नंबर ऑफ टीथ लेना है। ऐसा नहीं कि लाइक दो गियर मैशिंग में तो एक गियर का डायमीटर ले रहे हो, दूसरे गियर के नंबर ऑफ टीथ ले रहे हो और फिर वहां पर सर्कुलर पिच फाइंड कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं डायामेट्रल पिच। तो ये क्या है, ये है डायामेट्रल पिच। पीडी इक्वल्स टू टी बाई डी। एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूल। सो ये मॉड्यूल एम होता है डी बाई टी। एक्चुअल में जब भी दो गियर मैशिंग में रहेंगे तो हमने बोला कि भाई किस गियर को किस गियर के साथ मैशिंग में रखना है। ऐसा तो नहीं कोई भी गियर ले आए, कोई भी दूसरा गियर ले आए और दोनों में पावर ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर ये जानना जरूरी है कि दोनों गियर जो है वो एक दूसरे में सफिशिएंटली फिट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। तो हमने जब स्टडी की तो हमें पता चला कि अगर दोनों गियर्स का डी बाई टी का रेशियो सेम आ जाता है तो वो दोनों गियर जो है वो सफिशिएंटली एक दूसरे में फिट हो पा रहे हैं। इसलिए आपने उस टर्म को नाम दे दिया मॉड्यूल और बोल दिया कि जब भी दो गियर्स का मॉड्यूल सेम रहेगा ऐसी कंडीशन में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला यहां पर मॉड्यूल के लिए, व्हेन टू गियर्स आर इन मैशिंग then module of both gears should be equal।
दोनों का जो मॉड्यूल होगा वो क्या होना चाहिए, यहां पर इक्वल होना चाहिए। ये कुछ बेसिक टर्म्स है। एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं जी, जी फॉर गियर रेशियो। सो गियर रेशियो ये होता है कैपिटल टी बाय स्मॉल टी। कैपिटल टी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, स्मॉल टी नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। पिनियन का मतलब दोनों गियर में से जो छोटा व्हील है उसको पिनियन बोल रहे हैं, दोनों में से जो बड़ा व्हील है उसको बोला जाएगा गियर। अभी ये टर्म्स जो है फ्रिक्वेंटली थोड़ी देर में यूज होने लग जाएगी, तो आप इनके लिए थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे कि अच्छा इसको पिनियन बोलते हैं, अच्छा इसको गियर बोल रहे हैं। अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहे कि ये चीजें होती है, कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी है जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रिलेशन लिखा था, अगर आपको याद हो तो N1 डिवाइड बाय N2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय R1 इक्वल्स टू D2 डिवाइड बाय D1। इस रिलेशन में अब हम एक और पार्ट ऐड कर रहे हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है M मॉड्यूल इक्वल्स टू D बाई T। कैपिटल लिख रहा हूं मतलब गियर के लिए, स्मॉल लिखूंगा मतलब पिनियन के लिए। तो आप चाहें तो यहां पर सब कुछ कैपिटल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर सब कुछ कैपिटल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो सब कुछ स्मॉल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड के सेंस में नहीं, स्पीड के सेंस में कैपिटल और स्मॉल का कोई मतलब नहीं है। ओमेगा बेसिकली ओमेगा 1 लिखा है, ओमेगा 2 लिखा है। सो ओमेगा रेडियन पर सेकंड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू यूज नहीं करते हैं। यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 कर दिया हमने, यहाँ पर R2 R1 कर दिया, यहाँ पर D2 D1 कर दिया। तो जब 1 2 कर रहे हैं इसका मतलब 1 मतलब एक नंबर गियर के लिए, 2 मतलब दो नंबर गियर के लिए। अगर 1 2 नहीं लिख रहे हैं, अगर 1 2 नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब कैपिटल मतलब गियर, स्मॉल मतलब पिनियन। अगर 1 और 2 लिख देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मतलब है गियर नंबर 1 के लिए, 2 का मतलब गियर नंबर 2 के लिए। तो मैं कुछ काम की बात आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास में गियर नंबर 1 का मॉड्यूल M1 है और गियर नंबर 2 का मॉड्यूल M2 है और दोनों मैशिंग में अगर दोनों मैशिंग में है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, सर दोनों का जो मॉड्यूल होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब D1 T1 इक्वल्स टू D2 T2 होना चाहिए। शायद मैं ये भी बोल सकता हूँ D1 बाय D2 इक्वल्स टू T1 बाय T2। क्यों? क्योंकि सर ये तो कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो D इक्वल्स टू MT। M कांस्टेंट, अगर M कांस्टेंट हो गया तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो अगर यहाँ D2 बाई D1 आ रहा है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन और बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आप क्लियरली लिख सकते हो कि यहाँ पर T2 बाई T1 के बराबर भी हो जाएगा। तो जब गियर की बात होगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ वाला पार्ट भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जब फ्रिक्शन डिस्क की बात होगी तो वहां पर नंबर ऑफ टीथ वाला पार्ट उसके अंदर एक्सक्लूड हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी कहानी सभी को समझ में आ रही होगी, किसी तरह की कोई समस्या रही नहीं होगी। और मुझे अभी यहाँ पर इसकी बैटरी को बदलना पड़ेगा। मैं ये स्लाइड आपके सामने रख के जा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट टाइप कर देना। अगर डाउट नहीं है तो मैं 10 सेकंड, हाईएस्ट 10 सेकंड के अंदर बैटरी बदल के वापस आ गया।
सो आई होप आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो मूव करते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आगे मूव करने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए आप सब लोग। डी, डी डायमीटर, साहिल, डी फॉर डायमीटर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये पिक्चर्स थोड़ी सी आपके दिमाग में रहे, आगे जब स्टडी करें तो आप इन चीजों को रिलेट कर पाओ। विच सर्कल डायमीटर, एक्चुअल में ये पिच सर्कल डायमीटर है। थोड़ी देर के अंदर हम लोग इन पॉइंट्स के ऊपर वापस स्टडी करेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि डी फॉर पिच सर्कल डायमीटर, टी फॉर नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो है ना थोड़ी देर में भी क्लियर हो जाएगा। अभी अगर मैं डी लिख रहा हूं, आर लिख रहा हूं, ये सब पिच सर्कल से रिलेटेड है। चलिए, तो मूव करते हैं यहां से थोड़ा सा आगे। अब देखिए कुछ और अभी टर्मिनोलॉजीज बची हैं, लेकिन उन टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की और जरूरत पड़ेगी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की हमें और जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास में लॉ ऑफ गियरिंग। इस लॉ ऑफ गियरिंग को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसा शायद आपने बुक्स में पढ़ा होगा। हम लोग बिल्कुल उस तरीके से नहीं चलेंगे, हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। देखिए, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास में सरफेस है, और अगर ये आपके पास में एक बॉडी है, बॉडी नंबर 2, ये आपके पास में एक दूसरी बॉडी है, बॉडी नंबर 3। तो हमने बोला इसको यहां से पिन कर दीजिए, इसको यहां से पिन कर दीजिए, इसको यहां से पिन कर दीजिए। क्लियर है? इसको आपने सरफेस को क्या बोल दिया, 1 नंबर, इसको बोल दिया आपने 2 नंबर, इसको बोल दिया आपने 3 नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। तो हमने बोला कि यहां पर सर ये जो पिन है, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर I12 होगा, ये जो पिन है ये इंस्टेंटेनियस सेंटर I13 होगा। अगर कोई बोलता है इंस्टेंटेनियस सेंटर I23 बताओ, तो हमने बोला ये जो कांटेक्ट है इसके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट बनाओ, और उसी पॉइंट पर एक नॉर्मल बना दो। उसी पॉइंट के ऊपर क्या बना दो, एक नॉर्मल बना दो। तो उसी पॉइंट पर जब आप एक नॉर्मल बनाओगे तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर 12 से 13 को कनेक्ट करने वाली लाइन, 12 से 13 को कनेक्ट करने वाली लाइन, 23 भी इसी पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केनेडीज थ्योरम। और ये जो नॉर्मल है ये बोल रहा है भाई 23 इसके ऊपर होना चाहिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सर दोनों का एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, और दोनों का ये जो कॉमन पॉइंट है बेसिकली 23 आपका इस जगह पर होने वाला है। बेसिकली 23 आपका कॉमन पॉइंट होने वाला है। तो अगर 23 आपका कॉमन पॉइंट होने वाला है, तो अब देखिए, अब आप इसके अंदर केनेडीज थ्योरम के बाद में एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगा रहे हैं बिटवीन लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, जो मैंने क्या किया आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया। सो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम कैसे आप लगाएंगे, ओमेगा 2 I12
I23, ओमेगा 2 I12 I23 इक्वल्स टू ओमेगा 3 I23 I13। एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, ओमेगा 2 को एक बार फिक्स के साथ, 2 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ओमेगा 3 को एक बार 2 के साथ, 3 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें, हम लोग देखें तो ओमेगा 2 और 1-2 और 2-3 की जो डिस्टेंस आ रही है, इसको आप बोल दीजिए O, इसको आप बोल दीजिए Q, इसको आप बोल दीजिए P। सो 1-2 एंड 2-3 की जो डिस्टेंस आ रही है विच इज OP, ओमेगा 3 एंड 1-3 की जो डिस्टेंस आ रही है वो है QP। सो ओवरऑल ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 3 इक्वल्स टू QP डिवाइडेड बाय OP। थोड़ी देर पहले आपने एक रिजल्ट लिखा था, अगर आपको याद हो, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। अब उस टाइम पर गियर 1 था और गियर 2 था, अभी बॉडी 2 और बॉडी 3 है, तो इसके लिए आप लिखेंगे ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 3 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R2। ये कौन से सर्कल की रेडियस है? ये है एक्चुअल में पिच सर्कल रेडियस, ये होती है एक्चुअल में पिच सर्कल रेडियस। तो समझिए यहां पर कि O ऑन Q, O एंड Q ये दोनों, इन दोनों बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो OP अगर पिच सर्कल रेडियस है, OP अगर पिच सर्कल रेडियस है, ये अगर सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये अगर सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो P किस पॉइंट पे रहा होगा, किस सर्कल पे रहा होगा? P पिच सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे रहा होगा। अगर Q आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो QP अगर पिच सर्कल रेडियस है, तो P कहां रहा होगा? पिच सर्कल की रेडियस पे रहा होगा। सो पॉइंट इज कि सर ये जो आपके पास में पॉइंट आ रहा है P, ये पिच सर्कल के ऊपर एक कॉमन पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पिच पॉइंट। अभी थोड़ी देर में वापस इस पिच पॉइंट टर्म के ऊपर डिटेल में बताऊंगा। अब अगर ये P पॉइंट हल्का फुल्का शिफ्ट होता है तो QP बदल जाएगा, OP बदल जाएगा। QP और OP बदल गया तो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 का रेशियो बदल जाएगा, और रेशियो बदल गया तो फिर ये आपके पास में पॉजिटिव ड्राइव नहीं रहेगी। तो फॉर कांस्टेंट रेशियो, जो P आपका पिच पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट पर होना चाहिए। मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा। सो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गियरिंग, लाइन ऑफ एक्शन। सर ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? थोड़ा सा वेट करो, लाइन ऑफ एक्शन आज के लेक्चर में आ जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज passes through the fixed point, which is pitch point, through the fixed point for constant वेलोसिटी रेशियो। बहुत ही सिंपल सी कहानी मैंने यहां पर आपको बताई है। दो स्टेटमेंट को बना के एक स्टेटमेंट बना दिया। लॉ ऑफ गियरिंग का पहला स्टेटमेंट बोलता है लाइन ऑफ एक्शन पिच पॉइंट से जाना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है पिच पॉइंट को फिक्स पॉइंट होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो के लिए। तो हमने बोला लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पिच पॉइंट से जाना चाहिए, जो कि एक फिक्स पॉइंट हो, ताकि कांस्टेंट जो वेलोसिटी रेशियो वो क्या रहे आपके पास में, कांस्टेंट रहे। ये लॉ ऑफ गियरिंग बोलता है। सब कुछ पता है, बस लाइन ऑफ एक्शन नहीं पता। थोड़ी देर में वो अपने आप आ जाएगा। अब जो पॉइंट है वो आप ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि सर ये लॉ ऑफ गियरिंग आपने क्यों बनाया? देखिए लॉ ऑफ गियरिंग हमने इसलिए बनाया ताकि हम टीथ की डिजाइन डिफाइन कर सके, टीथ की प्रोफाइल डिफाइन कर सके, टीथ किस शेप के होने चाहिए वो बता सके। किस शेप के होने चाहिए अगर ये हमको बताना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किस शेप के होने चाहिए? तो हमने क्या बोला, कोई भी रैंडम बॉडी ले लो और उसके कॉन्जुगेट प्रोफाइल पता कर लो बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, कि वो कौन सी प्रोफाइल है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आई, और जब नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आई तो हमने कहा कि यार ये प्रोफाइल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, और जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल आएगी, अगर वो प्रोफाइल हम टीथ को देना चाहेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो जाएगी, और जहां मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल वहां पर कॉस्टिंग हाई, और जहां पर कॉस्टिंग हाई, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि किसी भी कंडीशन में आपकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी। सो हमने बोला कि प्रोफाइल तो कोई सी भी ली जा सकती है, लेकिन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लिकेशंस आप उन्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे।
सो ओवरऑल इस पूरी स्टडी के बाद में आपने सिर्फ 2 ही प्रोफाइल सेलेक्ट की है जो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेहतर प्रोफाइल थी। नंबर 1 इज इन्वॉल्यूट प्रोफाइल एंड नंबर 2 इज साइक्लोइडल प्रोफाइल। अब ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या है और साइक्लोइडल प्रोफाइल क्या है, पहले ये जानेंगे और ये जानने के बाद हम वापस आएंगे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, प्रेशर लाइन क्या होता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग वापस स्टडी करेंगे। लेकिन लॉ ऑफ गियरिंग के बेसिस पर हमने ये डिफाइन किया कि हाँ कुछ प्रोफाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है जो हमने टीथ के लिए सेलेक्ट किया। नंबर 1 इज इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। Number 2 and cycloidal profile। अब ये दोनों ही प्रोफाइल क्या होती है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल दिया गया हो कुछ ऐसा, और इस सर्कल के ऊपर आपने एक टेंजेंट कंसीडर कर ली है कुछ ऐसी। अब इस टेंजेंट को, सर्कल को फिक्स करके टेंजेंट को इसके ऊपर रोल करवाओ। तो आपने क्या किया सर, हमने सर्कल को फिक्स करके टेंजेंट को इसके ऊपर रोल करवाया। उस टाइम पर मैंने टेंजेंट पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, वो पॉइंट देखो किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। वो पॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ये जो पाथ ट्रेस हुआ ना, ये जो इस पॉइंट का लोकस है ना, इसी को बोला जाता है इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल क्या है? एन involute is a curve traced by a point on tangent of a fixed circle on which tangent rolls without slipping, without slipping। मेरे ख्याल से बात आप समझ के बोल रहे। इन्वॉल्यूट कर्व क्या होता है? जब किसी फिक्स्ड सर्कल के ऊपर किसी टेंजेंट को बिना स्लिपिंग के अगर रोल करवाया जाता है तो उसके ऊपर जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट जिस तरह का पाथ ट्रेस करेगा, उस पाथ को, उस प्रोफाइल को, उस डिजाइन को, उस शेप को आप क्या बोलने वाले हो? इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट कर्व। जिस सर्कल को फिक्स करके ये प्रोफाइल डिजाइन की जाती है, एक्चुअल में उसको बोला जाता है बेस सर्कल। बहुत सी टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने तो एक बेस सर्कल भी पढ़ा था, आपने बेस सर्कल बताया नहीं अभी तक कौन सा होता है। आपने बोला अडेंडम क्या होता है, पिच सर्कल क्या होता है, डेडेंडम सर्कल क्या होता है, रूट सर्कल क्या होता है, क्लियरेंस सर्कल क्या होता है। अब बेस सर्कल की बात ही नहीं करे। अरे बेस सर्कल तब तक नहीं आता है जब तक कि इन्वॉल्यूट टीथ नहीं आएगा। जब इन्वॉल्यूट टीथ आपके सर्कल के ऊपर, आपके फ्रिक्शन डिस्क पर लग जाएगा, तो आप पूछेंगे अच्छा इन्वॉल्यूट टीथ है, तो बताओ ये इन्वॉल्यूट टीथ आपने जो बनाया है ये किस सर्कल को रेफरेंस लेके बनाया है? तब बेस सर्कल पिक्चर में आता है, तब तक के लिए बेस सर्कल पिक्चर में होता ही नहीं है। सो बेस सर्कल तभी होगा जब इन्वॉल्यूट कर्व होगा, जब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होगी, अदरवाइज कोई बेस सर्कल नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को समझ पा रहे हैं। सो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक दूसरी प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं साइक्लोइडल प्रोफाइल। सो देखिए जरा, इस बार टेंजेंट को फिक्स कर दिया और इसके ऊपर हमने बना दिया सर्किल। एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, सर्किल ही सर्किल। बहुत है इतने सर्किल, तो इसको ले आओ पहले।
सो आपने क्या किया, इस बार इसको फिक्स कर दिया और इसके ऊपर एक पॉइंट को मार्क कर दिया। जब इसके ऊपर एक पॉइंट को मार्क करोगे तो ये देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर एक पाथ ट्रेस कर रहे हैं। बेसिकली इसी को आप क्या बोलते हैं, साइक्लोइडल प्रोफाइल। सो आपने क्या बोला, व्हाट इज साइक्लोइडल प्रोफाइल? साइक्लॉइड, cycloid is a curve traced by a point on a circle which rolls on a straight line without slipping। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, अच्छा इस कर्व को लेके साइक्लोइडल प्रोफाइल बनाई जाती है, साइक्लोइडल टीथ बनाए जाते हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है। एक्चुअल में जो साइक्लोइडल टीथ बनाए जाते हैं, ये देखिए एक कर्व हमने लिया और उसमें अंदर की साइड हमने एक कर्व को रोल करवाया। तो जब हमने पॉइंट इसी तरीके से मार्क करके देखा तो वो पॉइंट कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा था, इधर भी देखा हमने। तो ये जो किसी कर्व के अंदर सर्कल को रोल करवाया जाता है, उसके बाद जो प्रोफाइल बनती है ना, उसको बोला जाता है हाइपो साइक्लोइडल प्रोफाइल। और जो कर्व के ऊपर सर्कल को रोल करके प्रोफाइल बनवाई जाती है उसको बोला जाता है इपी साइक्लोइडल प्रोफाइल। एक्चुअल में स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहाँ पर सर बेसिकली जो प्रोफाइल बनाई जाती है, जो टीथ बनाए जाते हैं, वो साइक्लोइडल प्रोफाइल को लेकर बनाया जाता है। नहीं, टीथ जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली इन दो कर्व की मदद से बनाया जाता है। ये टीथ की शेप होती है, ये प्रोफाइल होती है शेप की, जिसके अंदर इपिसाइक्लोइडल पार्ट भी होता है और हाइपोसाइक्लोइडल पार्ट भी होता है। सो यहां से आपका टीथ डिजाइन किया जाता है। तो अगर कभी कोई पूछता है कि साइक्लोइडल टीथ के लिए किस कर्व का इस्तेमाल होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर साइक्लोइडल टीथ के लिए साइक्लोइडल प्रोफाइल नहीं, साइक्लोइडल प्रोफाइल के दो स्पेशल केस होते हैं, जिनमें से एक को बोला जाता है हाइपोसाइक्लोइडल, एक को बोला जाता है इपिसाइक्लोइडल। उन दोनों की मदद से आप साइक्लोइडल टीथ को डिजाइन करते हैं। सो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सो मैंने आपको बता दिया इनवॉल्यूट प्रोफाइल क्या होता है, साइक्लोइडल प्रोफाइल क्या होता है, और साथ में लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे मोशन इन गियर्स, जहां पर कुछ और टर्मिनोलॉजीज को हमें सीखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ और टर्मिनोलॉजीज को हमें जानना है। अब उन टर्मिनोलॉजीज को जानने के लिए हमने पहले लॉ ऑफ गियरिंग को पढ़ा। हमने देखा कि जो लॉ ऑफ गियरिंग है वो ये बता रहा है कि इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और इस तरह की कंडीशंस इनवॉल्यूट और साइक्लोइडल जो है वो दोनों सेटिस्फाइड करवा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉल्यूट टीथ पढ़ने वाले हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी ज्योमेट्री आसान होती है और हमारे लिए समझना वहां से चीजें थोड़ी सी सिंपल होती है, इसलिए हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। अगर आप साइक्लोइडल के पास जाएंगे तो उसकी ज्योमेट्री इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वहां से चीजों को समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब जो भी आप उसके अंदर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई और पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सारी कैलकुलेशन आप इनवॉल्यूट को रेफरेंस लेके यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि दो गियर्स के बीच में मोशन ट्रांसमिट होता कैसे। तो अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मोशन इन गियर्स, तो ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि
ये वो पॉइंट्स है जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, कॉपी में आप इन्हें मेंशन ही नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बनाए क्या इसमें। देखो कैसे, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में एक गियर का पिच सर्किल है, और ये सेम गियर का बेस सर्किल है। बनाना ही पड़ेगा, वरना वो आप सीख ही नहीं पाएंगे कि ये बेस सर्किल है आपके पास में, और ये मान लीजिए आपके पास में पिच सर्किल है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक टीथ डिजाइन करना चाहूं तो ये बन गया बेसिकली टीथ। इसी तरीके से अगर मैं सामने वाले गियर के लिए ये बना दिया हमने बेस सर्किल, ठीक है। साथ के साथ थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझो, अभी बताएंगे कि ऐसा क्यों बनाया जा रहा है। थोड़ा सा ज्योमेट्री को समझना जरूरी है, अगर आपने ज्योमेट्री को नहीं समझा तो ये सब जो आप बना रहे हैं ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है ये सब चीजें बना बोर्ड पे। देखो आप ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स। ये बेस सर्किल है 1 नंबर का, ये बेस सर्किल है 2 नंबर का, ये पिच सर्किल है 2 नंबर का, ये पिच सर्किल है बेसिकली 1 नंबर का। सो जनरली जो छोटा गियर और छोटा व्हील होता है, ये छोटा व्हील बनाने की कोशिश की, हालांकि थोड़ा सा बड़ा बन गया। ये छोटा व्हील जो है इसे आप कहेंगे पिनियन। और जनरली ऐसा होता है, जनरली बोलना, देखिए नॉट ऑलवेज, जनरली ऐसा होता है कि ये आपका ड्राइवर होता है जिसको आप इनपुट देते हैं। ये जो बड़ा व्हील होता है ना, इसको आप गियर बोलते हैं। इसको भी गियर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पिनियन टर्म यूज होगा तो आपको समझ जाना कि अच्छा छोटे व्हील की बात हो रही है। ये होता है आपका ड्रिवन। सो पिनियन आपका ड्राइवर हो गया और गियर जो है वो आपके लिए ड्रिवन हो गया। अब समझिए यहां पर होगा क्या, सामने वाले गियर का आप देख पा रहे हैं कि एक टीथ मैंने कंसीडर किया और इस गियर का भी एक टीथ मैंने कंसीडर किया है। तो अगर इसके पास में कहीं से रोटेशन आता है, अगर इसके पास में कहीं से रोटेशन आता है तो ये जो टीथ है ना, ये आगे की साइड पुश करेगा, ऐसे आगे। ये जो टीथ है ये आगे जाने की कोशिश करेगा। जब ये टीथ आगे जाने की कोशिश करेगा, जब ये टीथ आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये इस जगह पे आके इस टीथ से टकराएगा, और यहीं से इंगेजमेंट स्टार्ट होता है। यहीं से क्या स्टार्ट होता है बेटा, इंगेजमेंट। तो ये थोड़ा सा साइड में ले जाओ इसको। बिगिनिंग ऑफ इंगेजमेंट मतलब यहां से आपका मैशिंग स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ये कांटेक्ट आगे जाएगा, 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 और यहां कहां तक, कहां तक, फिर से सुन लीजिए, कहां तक, जहां तक इसके अडेंडम की रेंज है, जहां तक इसके अडेंडम की रेंज है।
कहां से चालू हुआ सर, ये कहां से चालू हुआ, ये जहां पर गियर के अडेंडम की रेंज है। सो बेसिकली बेटा अगर आप यहां पर देख रहे हैं, अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपका एंगेजमेंट जो है वो इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, आपका एंगेजमेंट इस जगह तक चल रहा है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। ये जो सब चीजें हैं इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं वरना स्पेस नहीं बचेगा हमारे पास। इसको हटा देते हैं, वापस लिख दूंगा मैं, है ना। अब मैं फिर से लिख देता हूं एक बार इसी चीज को, यहां साइड में लिख देता हूं। जो छोटा वाला व्हील होगा उसको आप क्या बोलने वाले हो, पिनियन, और बेसिकली ये आपका होगा ड्राइवर, और जो बड़ा वाला व्हील होगा उसको आप क्या बोलने वाले हो, गियर, और ये होने वाला है आपका ड्रिवन। अब बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ये मान के चलिए गियर का 90% पार्ट इसी के अंदर छुपा हुआ है, बाकी तो फिर मैथमेटिक्स आने वाली है। सो हमने बोला कि सर इस पॉइंट से कांटेक्ट चालू हुआ, कांटेक्ट आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों गियर के पिच सर्कल मिल रहे हैं। उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पी होता है ना, ये पी, ये इधर से छुपा के इधर लिख देते हैं इसको, इस पी को ही बोला जाता है पिच पॉइंट। इस पी को ही क्या बोला जाता है, पिच पॉइंट। इस पिच पॉइंट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारे पॉइंट्स जिस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जो काम की चीजें हैं उनके ऊपर समझते हैं। तो इंगेजमेंट कहां से चालू हुआ, सर इंगेजमेंट चालू हुआ इस पॉइंट से। इसका कोई नाम है, बिल्कुल नाम है, इसको एक नाम दे दो ए। पी से होता हुआ इंगेजमेंट कहां तक गया, आपने बोला सर ये क्यू तक गया। सो ए पी क्यू तक इंगेजमेंट आपके सामने गया। तो जहां से इंगेजमेंट चालू हुआ और जहां पर इंगेजमेंट खत्म हुआ, सर ये पॉइंट कौन सा है, यहां पर एंड ऑफ इंगेजमेंट हो गया है। वेरी गुड, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। ये जो थ्रू आउट द इंगेजमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्टेक्ट एक लाइन के अलोंग आगे बढ़ रहा है। और ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये लाइन दोनों बेस सर्कल के साथ टेंजेंट है। ये कौन है, इसको साइड में ले आओ, टेंजेंट फॉर बोथ बेस सर्कल्स, टेंजेंट फॉर बोथ बेस सर्कल्स। दोनों बेस सर्कल के लिए ये जो लाइन है ये टेंजेंशियल है। जो इंगेजमेंट हो रहा है, जो कांटेक्ट हो रहा है, वो इसी लाइन के अलोंग चल रहा है बेसिकली। इसलिए इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले ये टर्म यूज हुआ था, लाइन ऑफ एक्शन। गियर के लिए एक्शन मतलब कौन होता है, इंगेजमेंट, पावर ट्रांसमिशन, वो इसी लाइन के अलोंग हो रहा है, इसलिए इस लाइन को बोल दिया जाता है लाइन ऑफ एक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो अब मैं एक और टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक और टेंजेंट यहां पर अब ड्रॉ कर रहा हूं। सर ये टेंजेंट कौन सी है, ये टेंजेंट कौन सी है, देखिएगा यहां पर टेंजेंट फॉर द बोथ पिच सर्कल्स। दोनों पिच सर्कल के लिए ये टेंजेंट है, दोनों पिच सर्कल के लिए ये टेंजेंट है। अगर दोनों पिच सर्कल के लिए ये टेंजेंट है, दोनों बेस सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट मिलकर दो एंगल बना रही है। देखो एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑप्टस एंगल। सो आप देख पा रहे हैं
कि दोनों टेंजेंट एक एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है। एक्चुअल में इसी एक्यूट एंगल को आप क्या बोलते हैं? प्रेशर एंगल फाई। सो फाई कौन है? फाई इज प्रेशर एंगल। कौन है ये प्रेशर एंगल? अगली स्लाइड पे बताता हूं। प्रेशर एंगल फाई, इट इज the angle between line of action, it is the angle between line of action and common tangent for the pitch circles, pitch circles। तो ये जो एंगल रहेगा ना, इट इज द एंगल, और बेटर टर्म इज इट इज द एक्यूट एंगल। क्लियर है? इसे आप प्रेशर एंगल कहेंगे। अब वापस आ जाइए यहां पर। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अगर आप देखें यहां पर इस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां तक की, ये एक्चुअल में देखो इससे पास होनी चाहिए, जो कि हो नहीं रही है, मुझे करवानी पड़ेगी अभी। ये पास करवाना पड़ेगा, वरना ज्योमेट्री आप गलत सीख जाएंगे, इसलिए मजबूरी में। देखो पिच पॉइंट से होता हुआ निकलना चाहिए एक्चुअल में, ये तो थोड़ा सा साइड में दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तुम लोग समझ जाना। ये पॉइंट अगर आपका O है, ये पॉइंट अगर आपका Q है, तो ये जो OQ है ना, OQ, इसको बोला जाता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब सुनिए, और काम की चीज सुनिए। जहां से कांटेक्ट चालू हुआ है ए से, और जहां पर कांटेक्ट खत्म हो गया क्यू पर, इसे बोला जाता है पाथ ऑफ कांटेक्ट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो अगर मैं बात करूं पाथ ऑफ कांटेक्ट की, अगर मैं बात करूं यहां पर पाथ ऑफ कांटेक्ट की, तो POC is actually start from A and finish at Q, I think। Q बोला गया है यहाँ पर, ओके इसको Q बोल दिया गया है, तो फिर इसको इसको आप B बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको बोल दो B, क्योंकि Q मैंने कहीं और यूज कर लिया है। सो फ्रॉम A टू B, लेकिन इसको आप दो पार्ट में लिख सकते हो, AP प्लस PB। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो गियर टीथ है ना, वो A से P तक गियर नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है, फिर P से B तक ये इससे दूर जा रहा है। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट को हम एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पाथ ऑफ कांटेक्ट को हम एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो AP है, इसको बोला जाता है पाथ ऑफ अप्रोच, और ये जो आपके पास में PB है, इसको हम बोलते हैं यहां पर पाथ ऑफ रीसेस। पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रीसेस। अब आगे और सुनिए। इसका मतलब सर यहां से ये जो लाइन है, इसको बोला जा रहा है पाथ ऑफ
इसको बोला जा रहा है पाथ ऑफ अप्रोच। अगर आप इसको पिच सर्कल के ऊपर देखें, लाइक यहां पर अगर 90 डिग्री आ जाता है, ये एंगल आपका फाई है, अगर इस पाथ ऑफ अप्रोच को पिच सर्कल के ऊपर देखा जाएगा तो इसको बोला जाता है आर्क ऑफ अप्रोच। क्या बोला जाएगा? आर्क ऑफ अप्रोच। सो व्हाट इज आर्क ऑफ अप्रोच? इस पाथ ऑफ अप्रोच को, ये पाथ ऑफ अप्रोच है, ये डिस्टेंस एक्चुअल में ऐसी है, लेकिन बहुत कम डिस्टेंस होने की वजह से आप इसे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये कर्व की शेप में, आर का ध्यान रखना, लेकिन बहुत कम होने की वजह से ऐसा आपने कंसीडर कर लिया। ये एंगल फाई है, ये आपका पाथ ऑफ अप्रोच है, ये आपका आर्क ऑफ अप्रोच है। सो आप बोल सकते हैं आर्क ऑफ अप्रोच का कॉस कंपोनेंट आपके लिए पाथ ऑफ अप्रोच है। तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं आर्क ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू पाथ ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय cos फाई, डिवाइडेड बाय cos फाई। सिमिलरली आप यहां पर एक और टर्म लिख सकते हैं विच इज आर्क ऑफ रीसेस। सो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखेंगे पाथ ऑफ रीसेस डिवाइडेड बाय cos फाई। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो यहां पर बनेगा आपके पास में आर्क ऑफ अप्रोच प्लस आर्क ऑफ रीसेस। एक्चुअल में इसको बोला जाता है आर्क ऑफ कांटेक्ट। इसको आप क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ कांटेक्ट। इसको आप क्या बोलेंगे? बेसिकली आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो ये आर्क ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, cos फाई कॉमन आ जाएगा, cos फाई कॉमन आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा? पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रीसेस, और दोनों को मिलाकर यहां पर मिल जाएगा आपको आर्क ऑफ कांटेक्ट इक्वल्स टू पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय cos फाई। एक्चुअल में इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में निपटा दिया, अननेसेसरी मैथमेटिक्स में फंसने के बजाय अप्रोक्सीमेशन लेके हमने उसको शॉर्टकट में निपटा दिया। सो आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? आर्क ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? दोनों पॉइंट्स मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये जो आप देख पा रहे हैं प्रेशर एंगल फाई, जो अभी अभी मैंने बताया है, वो प्रेशर एंगल फाई जो है वो इस लाइन ऑफ एक्शन के साथ बन रहा है। इस कारण ये लाइन ऑफ एक्शन के साथ बन रहा है। इस कारण से ये जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा, इस लाइन ऑफ एक्शन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर लाइन। प्रेशर लाइन, इसको आप प्रेशर लाइन भी बोलते हो। लाइन ऑफ एक्शन बोलो या प्रेशर लाइन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे चले, अच्छा यहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन एक बार बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही? पता चले मैं ऐसे इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको यहां से कुछ पता ही नहीं चल रहा हूं। अच्छा समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट रेशियो। सो ये कांटेक्ट रेशियो होता क्या है जरा समझिए। ये कांटेक्ट रेशियो होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइड बाय सर्कुलर पिच। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय cos फाई मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर पिच। इसे आप बोलते हो कांटेक्ट रेशियो CR।
अब ये क्या बताता है, कैलकुलेट कैसे करना है ये तो आपने बता दिया, पर ये बताता क्या है वो आप सुनिए ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि एक कंप्लीट एंगेजमेंट, सर ये कंप्लीट एंगेजमेंट का मतलब क्या है? कंप्लीट एंगेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग यही है, कंप्लीट एंगेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि बेसिकली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट कितने पेयर एक्चुअली कांटेक्ट में रहे। सो हो क्या रहा है कि पहले एक गियर आ रहा है, पहले एक गियर आ रहा है, एक टीथ आ रहा है, उसका एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है और एंगेजमेंट चल रहा है 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 70% एंगेजमेंट कंप्लीट। अब दूसरा एंगेजमेंट चालू हो गया और ये फिनिश और इसका 30% एंगेजमेंट हो गया। सो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट एंगेजमेंट ये तो हमेशा कांटेक्ट में रहा ही, पर इसके आखिरी के 30 सेकंड्स में 30% टाइम में, आखिरी के 30% टाइम में दूसरा एंगेजमेंट भी चालू हो गया था। तो अगर इसके कंप्लीट एंगेजमेंट की बात होगी तो आप क्या बोलोगे, सर इसका जो कांटेक्ट रेशियो है वो है 1.3। सो जनरली स्टूडेंट समझते हैं कि अगर यहां से 1.3 आंसर आ रहा है इसका मतलब है एक पेयर हमेशा कांटेक्ट में रहा और दूसरे पेयर का 30% पार्ट कांटेक्ट में आया। नहीं, कंप्लीट एंगेजमेंट में एक पेयर थ्रू आउट द टाइम एंगेजमेंट में रहा और दूसरा पेयर इस कंप्लीट एंगेजमेंट का 30% टाइम 30% टाइम 30% टाइम तक एंगेजमेंट में रहा, 30% टाइम तक दूसरा पेयर किसके अंदर रहा, एंगेजमेंट में रहा। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो तो एक आखिरी पॉइंट और देख लीजिए यहां पर। ये जो पॉइंट पी है इसको बोला जाता है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट या पिच सर्कल एक ऐसा इमेजनरी सर्कल है, एक ऐसा इमेजनरी सर्कल है जिस सर्कल के अलोंग आप एक्चुअल में प्योर रोलिंग देखते हो। मेशिंग ऑफ गियर्स के अंदर पिच सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसके अलोंग आप क्या देखते हो, प्योर रोलिंग देखते हो। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसको डिराइव करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जब मैशिंग होती है तो ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है ये दी जाती है ω1 प्लस ω2 दोनों की स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस बिटवीन, छोटा लिखता है, बिटवीन पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पिच पॉइंट। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग की जब बात की जाती है तो बोलते हैं कि जब दो गियर के बीच में मैशिंग होती है तो स्लाइडिंग वेलोसिटी कितनी होती है। जब कांटेक्ट इस जगह पर होता है तो पिच पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, उस टाइम पर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब कांटेक्ट आगे बढ़ता रहता है आगे बढ़ता रहता है आगे बढ़ता रहता है तो ये डिस्टेंस कम होती रहती है, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग भी कम होती रहती है। लेकिन जब इस पॉइंट पर ये पहुंच जाता है तो पिच पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग भी जीरो हो जाती है और यहां पर आपको प्योर रोलिंग देखने को मिलती है। फिर ये इस पॉइंट से दूर जाता रहता है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बढ़ने लग जाती है और इस पॉइंट पर आके क्या हो जाती है, फिर से मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर कभी भी आपसे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग की बात की जा रही है तो क्लियरली आपको ω1 प्लस ω2 करना, उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पिच पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पिच पॉइंट, पिच पॉइंट से आप कितना दूर है। अगर पिच पॉइंट के ऊपर है तो हमेशा ध्यान रखना वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जीरो होगा, क्योंकि पिच सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है, एक ऐसा इमेजनरी सर्कल होता है जिसके ऊपर आप प्योर रोलिंग कंसीडर करते हैं, प्योर रोलिंग ऑब्जर्व करते हैं या प्योर रोलिंग इमेजिन करते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ भी गए होंगे। सो मैं अब यहां से आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं, अगर इसमें कोई समस्या है तो आप लोग पूछिए। अगर इसमें कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछिए।
नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। एक बार बता दीजिए क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, तो आप सभी लोग बेसिकली मैकेनिकल वाले ही हो, तो मैं एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ। अगर आप में से कोई स्टेट जेई या ए के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, तो हमारा एक चैनल है निम्बस लर्निंग करके, उसके ऊपर उन सबके लिए फ्री क्लासेस चल रही है। तो अभी 10 बजे से उसके ऊपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा। तो आप निम्बस लर्निंग के ऊपर जाके 10 बजे से उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि सर ये पाथ ऑफ कांटेक्ट जो आपने अभी बताया है, ये पाथ ऑफ कांटेक्ट जो है इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इंटरफेरेंस, जिसके ऊपर बेसिकली गेट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। तो अगर सबसे ज्यादा गेट किसी के अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा तो वो होगा आपका इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अभी तक की जो कहानी थी ना, इसके अंदर आप देखिए तो आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये जो आर्क ऑफ अप्रोच है, आर्क ऑफ कांटेक्ट है, ये आप कितना भी पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, पर आपको पता नहीं होता क्या होता है। लेकिन अभी आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जिस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आपने पाथ ऑफ कांटेक्ट कंसीडर किया है, अगर उसको पिच सर्कल के अलोंग ले जाओगे ना तो वो आर्क बन जाएगा। सो आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ रिसेस। चलिए, सो आज की क्लास हम लोग 5-7 मिनट पहले बंद कर रहे हैं। एक दूसरी क्लास है अभी 10 बजे से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी बताया गया होगा वो बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कल मिलते हैं। इस थ्योरी ऑफ मशीन में जो गियर वाला पार्ट है, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो आप 10 बजे निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आ जाना। ठीक है, थैंक यू।